बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का राज। बेटे उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बेटे पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर वन के लेक्चर नंबर 1 के अंदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। आज जो है हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर 9th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम और 9th क्लास केमिस्ट्री उर्दू मीडियम दोनों के टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो बेटे जो है आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर जो है मैं इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बुक्स को कवर करती हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और हर टॉपिक के हर पॉइंट को अच्छे से जो है वो हाईलाइट भी करना है और नोट डाउन करना है। ठीक है बेटे, चलिए बेटे आज के जो है वो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी और उसके बाद दोनों बुक के ऊपर जो है वो मैं मार्क भी करवाऊंगी। तो आज का जो हमारा बेटे टॉपिक है वो है बेटे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की हालत। ठीक है, ये मैटर की हालतें। तो इसको समझने से पहले बेटे कुछ मेजर या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले बेटे हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर किसको कहते हैं। ठीक है, तो मैटर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई वेट हो बेटे और वो जगह घेरती हो, जिसका कोई वेट हो और बेटे वो कोई ना कोई जगह घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, जो मैटर है, अब मैटर समझ आ गई, वेट जिसका कोई वेट हो और वो जो जगह घेरे उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, मैं बोर्ड मार्कर को यहाँ पर रखती हूँ बेटे, तो इसने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है, जाहिर सी बात है, और इसका कोई ना कोई वेट भी होगा। ठीक है, तो इसको हम मैटर कह सकते हैं। बिल्कुल ये मैटर है बेटे, आप भी मैटर हैं, मैं भी मैटर हूँ, आपके रूम के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं सब की सब क्या है? मैटर है। तो जो मैटर है ये किससे मिलकर बना होता है बेटे? ये मेजर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैटर जो होता है बेटे वो एटम से मिलकर बना होता है। मैटर किससे मिलकर बना होता है बेटे? एटम से मिलकर बना होता है। तो मैटर का फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि एक हमारे पास छोटी सी ब्रिक है, ब्रिक मतलब मेरे पास एक छोटी सी ईंट है, ईंट मैटर है। ठीक है, अब इस ईंट को हमने मैटर तो कह दिया, लेकिन हम इसके अंदर अगर देखना चाहेंगे तो इसके अंदर एटम मौजूद होंगे। ठीक है, जिससे मिलकर ये पूरा मैटर ईंट जो बना है वो मैटर कहला रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटे जो मैटर होता है ना उसकी प्राइमरी तौर पर, बुनियादी तौर पर बेटे हम जो डिस्कस करते हैं वो हम बुनियादी तौर पर बेटे इसकी जो है 3 जो है ना टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स को। पहली का नाम होता है बेटे सॉलिड। ठीक है, फिर बेटे होता है लिक्विड और देन हमारे पास होता है गैस। ठीक है, अब इनकी कुछ ना कुछ सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की जो है ना अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज के मुख्तलिफ होने की वजह से ये जो मैटर है इसको हम कह देते हैं कि ये सॉलिड है ये सारे मैटर, गैस भी, लिक्विड भी, सॉलिड भी, सारे ही मैटर है, लेकिन मैटर की इकसाम है। क्या वजह है वो हम देखते हैं बेटे। जो सॉलिड होता है ना उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जो होते हैं ना इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, और इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो बड़ी परफेक्ट होती है। ठीक है बेटे, जब भी मैं पार्टिकल का वर्ड यूज करूंगी तो आपने अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि पार्टिकल का मतलब होता है या तो एटम, या तो आयन, या फिर मॉलिक्यूल। ये चीज का मतलब होगा। ठीक है, जनरली हम जो है एटम, आयन और मॉलिक्यूल को जो है वो पार्टिकल कह देते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। बेटे जो सॉलिड होता है उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ अरेंज होते हैं और इनके दरमियान में फासला बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी निस्बत अगर हम लिक्विड को देखें तो थोड़ा सा इनके दरमियान में जो होता है फासला होता है, और इसकी तरह बिल्कुल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन कुछ एरिया के अंदर जो है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है और कुछ के अंदर जो होता है वो रैंडम होती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है लिक्विड। जबकि गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस का कोई पार्टिकल यहाँ होता है, कोई यहाँ होता है, कोई यहाँ होता है, कोई यहाँ पर होता है। तो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अब एक और चीज जो हमने यहाँ पर पढ़नी है वो ये है बेटे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं?
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का बेटे मतलब होता है होल्डिंग फोर्सेस, पकड़ कर रखने वाली जो ताकत होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। अब आप अगर यहाँ पर देखो बेटे, तो ये जो सॉलिड है इसके जो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। अगर ये जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है इस पार्टिकल के साथ जो है इंटरमोलिकुलर होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ, ये पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, जिसकी निस्बत ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत करीब है, तो इनके दरमियान जो होल्डिंग फोर्स होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो सॉलिड के अंदर क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, तो उनके दरमियान जो है होल्डिंग फोर्सेस होती हैं, एक एटम या एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ पकड़ कर रखने वाली जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से बेटे ना तो सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है, और ना ही इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड की तरफ आ जाते हैं। लिक्विड के अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन सॉलिड की निस्बत थोड़ी सी कम होती हैं, क्योंकि सॉलिड के अंदर बिल्कुल पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा उनके दरमियान में स्पेस मौजूद होती है, ठीक है। और गैस की अगर हम बात करते हैं तो बेटे गैस के अंदर अगर आप देखते हो तो पार्टिकल इतनी एक दूसरे से इतने ज़्यादा फासले पर मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर होल्डिंग फोर्सेस सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और गैसेज में सबसे कम होती हैं। आई होप आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी बेटे। अब जो है वो हम बुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बेटे मार्क करवाती जाऊंगी कि कौन सा जो टॉपिक है आपने जो है वो कितना करना है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि मैटर क्या होता है, आपने इस पैराग्राफ के अंदर से यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, बाकी आपने कोई लाइन नहीं करनी। यहाँ पे लिखा हुआ है एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका कोई वेट हो और वो जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया की हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी हुई है, और जो है एनर्जी से। एनर्जी जो है वो नॉन मटीरियल चीज़ है। तो यहाँ से अगर आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन एमसीक्यूज में या फिर वैसे ही पूछे कि एनर्जी जो है वो नॉन मटीरियल क्यों है, बेटे एनर्जी इस वजह से नॉन मटीरियल है क्योंकि बेटे हम एनर्जी को देख नहीं सकते, बल्कि एनर्जी के सिर्फ और सिर्फ असरात को, इफेक्ट्स को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है किसी गर्म बर्तन के अंदर चम्मच रखते हो तो चम्मच थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, हमने हीट को ट्रांसफ़र होते देखा, एनर्जी भी जो है वो हीट की एक फॉर्म, हीट की एक जो हीट है वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है ना, हमने उसको ट्रांसफ़र होते तो नहीं देखा, लेकिन हमने चम्मच के गर्म होने से उसका असर देख लिया। तो इसलिए ऐसी चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसके असर को महसूस कर सकते हैं उसको हम नॉन मटीरियल चीज़ कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करना है, और हेडिंग आपने देनी है मैटर की, ऊपर वाली लाइन भी छोड़ देनी है और ये वाली लाइन भी। उसके बाद नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो मैटर में हम कहते हैं वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ। वैसे बुनियादी तौर पर 3 है, लेकिन हम डेली लाइफ के अंदर 4 को ऑब्जर्व करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, और सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को। एक ये जो पैराग्राफ है इसको आपने बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये है, वाई स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सॉलिड है, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा है तो सारे ही मैटर, लेकिन ये एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं, ठीक है। इनको कलेक्टिवली हम मैटर तो कहते हैं, लेकिन फिर मैटर के अंदर इनको हम जो है वो कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है ना बेटे, इस चीज़ का जो आंसर है बेटे वो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं कि द 3 प्राइमरी मतलब बुनियादी स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, ठीक है। बुनियादी स्टेट्स ये 3 हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। मैंने आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी बताई थी बेटे, होल्डिंग फोर्सेस जो होती हैं, एक एटम को दूसरे एटम से जो पकड़ कर रखने वाली फोर्स होती है उसको होल्डिंग फोर्स कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का मैंने मतलब बताया, एटम आयन या मॉलिक्यूल को कहते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं ये एक दूसरे से इसलिए मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो होती है वो मुख्तलिफ होती
होती है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ चेंज होती है एक दूसरे से, और इनके दरमियान, इनके जो पार्टिकल के दरमियान में जो फासला होता है वो मुख्तलिफ होता है। इस वजह से ये तीनों स्टेट भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि बेटे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर यहाँ पर पार्टिकल के दरमियान बिल्कुल फासला नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि वाई स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये वाला क्वेश्चन जो है वो बेटे बन सकता है और इसका आंसर जो है वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास है हेडिंग आपने जो देनी है वो आपने गैसेस की हेडिंग देनी है। ठीक है, जो गैसेस के बारे में मैंने बता दिया कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाइडली अपार्ट, वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा अपार्ट, दूर दूर होते हैं। ठीक है, विद नो ऑर्डर, इनके दरमियान में कोई तरतीब नहीं होती, एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इनके दरमियान में जो गैसेस होती हैं, एक तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनके दरमियान में कोई तरतीब नहीं होती, और इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब ये गैस जो है इसका एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, जब ये इतने फासले पर होंगे, ठीक है, तो इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये कशिश वाली ताकत ही कम होगी। जब वो कम होगी तो ये जो होंगी इनको जो है वो हम इजीली कंप्रेस भी कर सकेंगे। ठीक है ना, ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेस इजीली कंप्रेसिबल। इन तमाम बातों की वजह से गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो, और इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो भी बहुत लो होती हैं। यहाँ पे बेटे एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है डेंसिटी का, तो ये भी मैं आपका क्लियर करती हूँ। बहुत सारे बच्चों को डेंसिटी का मतलब जो है उसका नहीं पता होगा। बेटा डेंसिटी का मतलब जो होता है वो ये है कि किसी भी चीज़ के अंदर किस कदर सामान मौजूद है, या फिर किसी भी चीज़ के अंदर किस कदर मटेरियल या फिर मैटर मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैस ओवर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो डेंसिटी ये बताती है कि किसी भी चीज़ के अंदर कितना ज़्यादा मैस मौजूद है, मटेरियल कितना मौजूद है, ठीक है, मादा कितना मौजूद है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं 10 ग्राम का एक पत्थर लेती हूँ। ठीक है, एक मेरे पास 10 ग्राम का क्या है, स्टोन है एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरे पास 10 ग्राम ही जो है ना वो कॉटन या फिर रुई मौजूद है। तो 10 ग्राम स्टोन तो बिल्कुल इतना सा होगा, जबकि जो रुई होगी वो इतनी ज़्यादा जगह घेर लेगी। ठीक है तो दोनों ही मैटर, लेकिन जो है डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर कितना मैस मौजूद है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा मैस मौजूद होता है। आपने अक्सर देखा है ना कि पानी के अंदर आप पत्थर फेंकते हो तो पानी के अंदर जो पत्थर है वो नीचे जाकर बैठ जाता है। वो क्यों बैठ जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर आप पानी के अंदर एक कागज़ फेंकते हो तो कागज़ ऊपर की तरफ तैरता रहता है, वो नीचे नहीं जाता। क्यों, क्योंकि कागज़ के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है वो कम होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटे समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल, कि गैसेस को हम कंप्रेस क्यों कर सकते हैं। तो आपने उसका जो आंसर है बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, वैसे अगर लॉन्ग में तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बेटे आपने जिस तरह मैंने हेडिंग बताई है बिल्कुल ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटे, उसके बाद लिक्विड की बात आ जाती है। द लिक्विड ऑन द अदर हैंड हैव मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली, लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच होते हैं, मूविंग रैंडमली, और बेतरतीबी से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। उसके बाद देयर एग्जिस्ट, उनके अंदर पाई जाती है सिग्निफिकेंट, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो एक अच्छी खासी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, होल्डिंग फोर्सेस पाई जाती हैं, लिक्विड के अंदर पाई जाती हैं। गैसेस के अंदर तो बिल्कुल ही बहुत वीक होती हैं, लेकिन गैसेस से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती हैं वो लिक्विड में होती हैं। ठीक है, लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, क्योंकि इनके अंदर गैसेस की निस्बत थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, तो इस वजह से इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं, उर्दू में डेंसिटी को हम कसाफते कहते हैं। ठीक है, वो भी जो होती हैं वो गैस की निस्बत हाई होती हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है वाई लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। ये भी क्वेश्चन आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड है उनका जो है शेप फिक्स होती है,
और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। मिसाल के तौर पर ईंट की एग्जांपल देती हूँ। ईंट जो है वो ठोस है ना, सॉलिड है। ईंट को आप जहाँ मर्जी जाकर रखोगे, ईंट की जो शेप है वो नहीं बदलेगी, और ईंट का जो जगह घेरने की जगह जितनी उसने घेरनी है वो भी उतनी ही रहेगी। ठीक है। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। मैंने आपको बताया कि साथ साथ बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ एटम जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। जब साथ साथ जुड़े होते हैं तो उनके दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है। उसके बाद पार्टिकल्स इन सॉलिड रिमेन फिक्स, अपनी पोजीशन के अंदर फिक्स रहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। अपनी पोजीशन पर जो है वो सिर्फ ऑसिलेट मतलब वाइब्रेट कर सकते हैं। मीन पोजीशन के फिक्स पोजीशन पे, अपनी फिक्स पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ वो वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनको हम इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। सॉलिड जो होते हैं उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बन जाएगा, एक ये और ये। उसके बाद हम डेंसिटीज़ की बात करते हैं। डेंसिटी का टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है कि होती क्या है। अब यहाँ पर बात यह है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वेरी है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। ठीक है, जिस वजह से इनकी सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। सॉलिड्स आर ओनली स्टेट ऑफ मैटर, वी डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। इनको हम किसी भी कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो ये वाली लाइन जो यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स मतलब एटम आयंस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट होती है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बनाकर भी दिखाई थी। और एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वाई सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो ये आपने लिख लेना है। उसके बाद बेटे प्लाज्मा आ जाता है। प्लाज्मा क्या है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बेटे, ये आपने अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है। आपको इसके बाद इंशाल्लाह ताला कभी प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं। प्लाज्मा क्या होता है, एक होता है बेटे सॉलिड। सॉलिड फॉर एग्जांपल आइस थी मेरे पास, ठीक है, मैंने उसको हीट किया तो वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं, यहाँ पे मैं बेटे आपको जो है जो चीज़ समझा रही हूँ बेटे, मैं आपको यहाँ पर प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि प्लाज्मा किसको कहते हैं। ठीक है, ये भी मैटर की एक स्टेट है 4th नंबर की। ठीक है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। जब लिक्विड को हीट करते हैं तो भाप की फॉर्म में वही पानी जो होता है वो गैस बनकर ऊपर उड़ जाता है। अब क्या करो, अगर प्लाज्मा कैसे बनता है बेटे, अगर हम जो तीसरी स्टेट है मैटर की उसको हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या करें, हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जब हम गैस को हीट करते हैं तो क्या होता है, गैस भी क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम। जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जो है वो हीट करते हैं तो इस गैस के अंदर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और इन एटम के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं तो वहाँ से बेटे करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, ग्लो और चमक प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। बेटे प्लाज्मा की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है वो हमारा सन है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो सन मौजूद है बेटे वो भी प्लाज्मा की एक एग्जाम्पल है। कैसे, जो सन होता है उसके अंदर जो होता है वो हीलियम और हाइड्रोजन नाम की गैसेस मौजूद होती हैं। जब ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसको मिलता, हाई टेम्परेचर पर हीट होती हैं सन के अंदर, तो बेटे ये जो गैसेस होती हैं प्लाज्मा की फॉर्म में जाने की वजह से ग्लो करना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से बेटे जो सूरज है वो चमकता है। तो हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा कि जब हम सॉलिड को हीट करते तो लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, जब हम गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उस गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम के, गैस के एटम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से जो ट्यूब्स होती है या फिर जो जगह होती है वहाँ पर जो होता है वो ग्लो, चमक, लाइट प्रोड्यूस होती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है वो आजकल जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं ब्रांड शॉप के बाहर बेटे, उसके ऊपर जो लाइटिंग हुई होती है वो भी बेटे प्लाज्मा की एक एग्जाम्पल है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है प्लाज्मा को हम यहाँ से पढ़ते हैं। प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, ज़्यादातर देखी जाने वाली नहीं है, ठीक है। इट इज़ कम्पोज ऑफ पार्टिकल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन, हरकत करने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि गैस से रिलेटेड होती है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट नहीं होती और वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और वो एक दूसरे के साथ भी और कंटेनर के साथ टकरा रही होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर भी डेवलप हो रहा होता है और काइनेटिक एनर्जी, जब वो मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। अब प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब, घर के अंदर जो ट्यूब लाइट्स होती है ना उसके अंदर, लाइटनिंग के अंदर, वेल्डिंग आग के अंदर, इन तमाम कामों में इस्तेमाल होती है। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड पार्शलाइज्ड आयनाइज्ड गैस। प्लाज्मा को हम आयोनाइज्ड गैस कहते हैं। मैंने अभी आपको कहा ना कि जब इसको बहुत ज़्यादा गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। तो बेटे जब भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को, जब भी कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन करता है तो उसके ऊपर जो है वो जो चार्ज डेवलप होता है उसकी वजह से हम उसको आयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि कोई भी एटम है, अगर हमारे पास एटम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम है, इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर हो तो इसके ऊपर चार्ज आता है। लूज करने पर जो होता है प्लस का चार्ज आता है और गेन करने पर माइनस का चार्ज आता है। तो ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं। पॉजिटिव वालों को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव वाले को एनायन कहते हैं और कलेक्टिवली इसको हम आयन कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है जब यहाँ से गैस को हीट करने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे तो हम कह ही सकते हैं कि जो प्लाज्मा है जो है वो पार्शली आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन की, आयंस की और फोटोन की एक टाइप कंसिडर की जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट। मैटर जो है एक दरमियानी स्टेट में भी पाया जाता है जहाँ लिक्विड जो है मीट मिलता है गैस के साथ और लिक्विड मीट सॉलिड या फिर लिक्विड सॉलिड के साथ मीट करता है, जिसकी एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड और लिक्विड क्रिस्टल्स हैं एंड ग्राफीन है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी इसके बाद आपको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होते हैं बेटे कि जब हम एक लिक्विड को, फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है, जब उस लिक्विड को हम हीट करते हैं तो आपको पता है हीट करने पर वो किस में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड हीट करने से वो गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो गैस हवा में चली जाती है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि एक क्लोज कंटेनर ले लें, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर ले लें, ऊपर से उसको हम क्या कर दें, बंद कर दें और उसके अंदर जो है वो यहाँ पर जो है वो जो लिक्विड मौजूद है उसको बेटे हीट करें, उसको क्या करें, हम हीट करें। जब उसको हम हीट करेंगे तो बेटे जो लिक्विड है वो हीट करने पर किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज होगा। गैस में चेंज होकर जब वो ऊपर जाएगा बेटे तो यहाँ पर गैस की फॉर्म में चेंज होकर जब वो ऊपर जाएगा तो वो दीवार के साथ टकराएगा, आपस में भी गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराएंगे और गैस जो है वो कंटेनर इस जिसके अंदर हमने बंद किया इसके साथ, इसकी दीवारों के साथ भी टकराएंगे। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर बेटे जो है वो हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से हम हाई टेम्परेचर भी दे रहे हैं, नीचे से हम हाई टेम्परेचर भी दे रहे हैं हीट करने की वजह से, ठीक है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की एक ऐसी मैटर की एक ऐसी हालत है जब जो है जो मैटर है वो लिक्विड और गैस के दरमियान में जो है वो दरमियानी हालत इख्तियार कर लेता है। ना तो वो पूरी तरह से लिक्विड होता है ना ही वो पूरी तरह से गैस होता है। अब कैसे, जब इसको यहाँ से हम हाई टेम्परेचर देंगे और ऊपर से ढक्कन को भी बंद कर देंगे तो क्या होगा कि अंदर ही जो है
वो जो गैस के पार्टिकल नीचे से जो लिक्विड है वो हीट होकर गैस की फॉर्म में ऊपर जाएगा, दीवारों के साथ टकरा कर दोबारा नीचे, और क्या होगा यहाँ पर हाई प्रेशर भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर जब हम किसी क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड को हीट करते हैं तो वो जो है कंटेनर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप कर देता है, हाई टेम्परेचर डेवलप कर देता है। तो वहाँ पर जो लिक्विड या फिर गैस जो होती है वो लिक्विड और गैस के दरमियान वाली प्रॉपर्टीज़ को इख्तियार कर लेती है। बेटे इस चीज़ को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपने अक्सर देखा है कि हम कहते हैं कि पौधों से जो है वो हम मेडिसिन्स निकालते हैं, पौधों के अंदर से वो कुदरती ऑयल निकाले जाते हैं या फिर फूलों के अंदर से खुशबू निकालते हैं। तो वहाँ पर हम बेटे जो है ना किस थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं बेटे, वहाँ पर हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को ही इस्तेमाल करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटे, हमारे पास एक होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, CO2 होती है, CO2 सुपर क्रिटिकल जो गैस होती है, इसको लेते हैं हम एक कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं, और जिस पौधे के पत्तों से हमने जो है या फिर फूलों से हमने जो फ्रेगरेंस या फिर पत्तों से हमने जो अद्वियात या एसेंशियल ऑयल्स निकालने होते हैं ना, उसको इसके अंदर बंद कर देते हैं। जब हम इसको अंदर बंद करते हैं ना और साथ में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है कि ये जो बेटे यहाँ पर CO2 गैस होती है ना, CO2 ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, ये क्या करता है, ये यहाँ पर क्या करता है, जो चीज़ हमने निकालनी होती है ना उसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि हम कंटेनर को ऊपर से जब यहाँ से किसी नोज़ल या एक सुराख के ज़रिए इस CO2 गैस को अलहदा निकाल लेते हैं। अलहदा निकाल कर फिर हम क्या करते हैं, इसको बर्तन को खोल कर जब इसको हीट करते हैं तो CO2 हवा में चली जाती है और बाकी जो हमने चीज़ निकालनी होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो इस तरीके से हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को जो है अपने जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी और बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं, मैटर की ऐसी टाइप होती है जब जो है मैटर जो होता है वो लिक्विड और गैस की दरमियानी खसूसियात इख्तियार कर लेता है। ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गैस की भी और लिक्विड की भी, ठीक है। और बहुत सारे रिएक्शन जो नॉर्मल नहीं हो सकते कन्वेंशनल मतलब आम सॉल्वेंट के अंदर, उनको हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो कैरी आउट करवाते हैं। उसके बाद जो है बेटे नेक्स्ट जो है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स है। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है, अब लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसी स्टेट है मैटर की हुज प्रॉपर्टी जिसकी खसूसियात बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है इसकी भी खसूसियात दरमियान में होती हैं, किसके, लिक्विड के और सॉलिड के, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे घर के अंदर जो LCD लगी हुई है ना वो इसकी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटे है ग्राफीन। ग्राफीन एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होता है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल, हेक्सा कहते हैं बेटे 6 को, हेक्सागोनल पैटर्न कहते हैं। अब अगर एटम जो है वो इस अरेंजमेंट में मौजूद होंगे तो इसको हम हेक्सागोनल पैटर्न कहेंगे। हेक्सा का बेटे मतलब होता है 6, ठीक है। हेक्सा का मतलब क्या होता है 6। हेक्सागोनल इस तरीके से अगर कोई चीज़ अरेंज होगी तो उसको हम हेक्सागोनल कहेंगे। तो ग्राफीन जो है वो एक 2 डायमेंशनल 2D क्रिस्टल है। क्या है, 2D क्रिस्टल है। 2D का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी जो है वो लेंथ भी होती है और उसकी विड्थ भी होती है, ठीक है। अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न। अब जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है ना बेटे, ग्रेफाइट कहाँ पर मौजूद है, ये जो पेंसिल आपको नज़र आ रही है ना, इस पेंसिल के अंदर ये जो ब्लैक कलर का लेड है ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। इसकी सबसे बारीक और पतली तह जो होती है वो ग्राफीन होती है, ठीक है। और ये किस तरह की अरेंजमेंट में होती है बेटे, ये उसकी शक्ल जो होती है अंदर से इस तरीके की होती है। अब ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है, लाइट मटेरियल होता है और हाई स्ट्रेस रेजिस्टेंट होता है, मतलब जल्दी से ये टूटता नहीं है, ठीक है। और ये जो है ना बेटे आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है ना उसका आंसर है बेटे ये यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया प्लाज्मा का बेटे, इसी तरीके से एक और स्टेट भी होती है मैटर की, मैं अभी आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ। एक था बेटे प्लाज्मा, अब है दूसरी एग्जॉटिक। जब हम
गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो प्लाज्मा में चेंज हो जाती है, और जब हम गैस को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर तक ठंडा कर देते हैं तो वो एक ऐसी स्टेट ले लेती है जिसको हम एक्जॉटिक स्टेट कहते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करने से प्लाज्मा, और लो टेम्परेचर पर लेकर जाने से उसको हम एक्जॉटिक स्टेट में चली जाती हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर होती है, ठीक है। और बोज नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने बोज आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से एक स्टेट है, और इसके ऊपर जो है बोज और आइंस्टीन दोनों ने काम किया था। इस वजह से एक ये आपने जो है ना इसकी एग्जाम्पल कर लेनी है। आई होप आपको बेटे जो है स्टेट्स ऑफ मैटर की भी समझ आ गई होगी, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आपने हाईलाइट कर लिया होगा। अब बेटे उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं वो ज़रा गौर से देख लें। सबसे पहले बेटे आपने यहाँ पर मादा की कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया। यहाँ से मादा की तारीफ़ करनी है, फिर आपने हेडिंग देनी है मादा की एग्ज़ाम, फिर आपने यहाँ से देना मादा की हालतें एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होती हैं, ये यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ पे आपने हेडिंग गैस और गैसों की देनी है। मायात को दबाया क्यों नहीं जा सकता, उसका मैंने आंसर बताया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जिनको हाईलाइट नहीं किया वो लाइंस आपने नहीं करनी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है ठोस अशिया पर दबाव क्यों नहीं डाला जा सकता। मैंने आपको बताया क्योंकि उनकी अरेंजमेंट बड़ी फिक्स होती है, इंटरमालिकुलर फोर्सेज उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसके बाद आपने ये पॉइंट्स नहीं करने, फिर आपने ये वाला पॉइंट करना है, बाकी छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपने प्लाज्मा की हेडिंग देनी है, ठीक है। प्लाज्मा की हेडिंग देने के बाद बेटे आपने जो है मैंने आपके यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 5 पार्ट का, ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक हिस्सा है, ठीक है। फिर यहाँ से आपने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को करना है, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल, और फिर ये आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। अभी मैं आपको आपने ये जो है ना यहाँ से अगर आप देखते हो आपकी एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है 2 का पार्ट 4, यहाँ पर बेटे 2, ये 2 इसका पार्ट 4 है। ग्रेफाइट और ग्राफीन का एक पॉइंट यहाँ से हमारा जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है। ग्राफीन का यहाँ से हमारे पास जो एक पॉइंट है वो कवर हो रहा है, ये वाले क्वेश्चन इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर लेने हैं। इसी तरीके से बेटे जो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। आपने एक्सरसाइज खोलनी है और उसका 2 का पार्ट 5 है, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इम्पॉर्टेंट, उसका भी बेटे यहाँ से यहाँ तक आंसर है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग एक्सरसाइज के हिसाब से मैंने ऊपर पहले ही मार्क करके आपको समझा दी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे जो हमने डिस्कस करना है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ये बेटे आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका पार्ट 2 है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ एक्सरसाइज के अंदर से। ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना उसका 2 पार्ट है। क्या है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर देखें बेटे ये वाला। What are allotropic form? Explain the allotropic form of carbon and sulfur. How does graphite differ from the diamond? ये सारा जो है बेटे इसका जो आंसर है ये सारे का सारा है, ठीक है बेटे। ये आज हमने कवर करना है। इसी तरीके से जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर देख लें। यहाँ पर आपने ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है यहाँ से जो है वो करना है, ठीक है बेटे। अब जो है आपको मैं ये टॉपिक करवाती हूँ। एलोट्रोप का क्या मतलब होता है बेटे, जब कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है उसको हम एलोट्रोप कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक एक्टर की एग्जांपल ले लेते हो, ठीक है। एक्टर की एग्जांपल लेते हो बेटे, आपने देखा फिल्मों और ड्रामों में एक ही एक्टर होता है लेकिन डिफरेंट ड्रामों और फिल्मों में उसका जो रोल होता है वो मुख्तलिफ होता है। कहीं पे वो विलन का रोल कर रहा होता है, कहीं पे वो किस तरह का रोल कर रहा होता है। इंसान वही है, ठीक है, एक्टर का इंसान वही है, इंसान चेंज नहीं हुआ, लेकिन ड्रेस चेंज करने से, गेटअप चेंज करने से वो जो होता है वो मुख्तलिफ जो है ना वो दिखना शुरू हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से बेटे जो एलोट्रोप क्या होते हैं, जब कोई भी एलिमेंट किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ की खालस हालत को हम क्या कहते हैं बेटे, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट जैसे कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करती हूँ कार्बन जो एलिमेंट की बात करती हूँ, कार्बन की बात करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये देखो बेटे ये है एक कार्बन का एटम। जब बहुत सारे कार्बन के एटम जो हैं वो इस तरीके से एक जगह पर
इकट्ठे हो जाएंगे, होंगे सिर्फ कार्बन के ही एटम। जब एक जगह पर सारे कार्बन के एटम इकट्ठे हो जाएंगे बेटे, ये उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। जब एक तरह के बहुत सारे एटम एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। वैसे ये क्या अकेला कहलाएगा, एटम कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का एटम मौजूद है, इसलिए इसको खालिस भी कहते हैं, प्योर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक हो गया बेटे। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं इसकी डिटेल को। ठीक है, डिटेल में बेटे आप देखो हमारे पास है एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाता है। ठीक है, विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल, उनकी फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। जब कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाएगा उसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म कहेंगे, और इस पूरे अमल को हम एलोट्रोपी कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म हैं, नेमली कौन सी, O2 एंड O3। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि बेटे अब हमारे पास ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन जो है इस तरीके से मौजूद होगी, दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। लेकिन जब ये ऑक्सीजन जो है वो O3 की फॉर्म में होगी तो इसका नाम जो होगा वो ओजोन होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटे हम कार्बन की बात कर रहे थे, तो बेटे कार्बन भी जो है वो एलिमेंट सेम है, लेकिन जो है वो अरेंजमेंट मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। तो कार्बन जो है वो उसके भी जो है वो हमारे पास बहुत सारे जो है वो एलोट्रॉप मौजूद हैं। कार्बन भी बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। मेनली उसकी क्या है, डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेंस। ठीक है, ये हमारे पास बेटे ये डायमंड है, ये भी कार्बन, ये है कार्बन ही लेकिन मुख्तलिफ शक्ल में पाया जा रहा है। ये बकमिंस्टर फुलरेंस है, ठीक है, ग्रेफाइट है, ये ग्राफीन है, ये सारे के सारे किसके एलोट्रॉप है, कार्बन के हैं। ठीक है, अब डायमंड इज अ जाइंट, बहुत जाइंट का मतलब बहुत बड़ा, मैक्रो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर इसका स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का जो होता है बेटे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तहों वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके अंदर हेक्सागोनल रिंग होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो ग्रेफाइट है उसके यहाँ पर जो है वो लेयर बाय लेयर जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हेक्सागोनल का मैंने आपको बताया 6 कॉर्नर वाली रिंग को, कार्बन की 6 कॉर्नर वाली रिंग को हम हेक्सागोनल रिंग कहते हैं। तो जो ग्रेफाइट है उसका तह वाला तहदार स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हेक्सागोनल रिंग होती हैं कार्बन की। बकमिंस्टर फुलरेंस जो होता है इसके अंदर कार्बन C60 होता है, इसकी सफियर की तरह की इस तरह की इसकी शेप होती है। मेड ऑफ एटम, एटम से मिलकर किसके एटम से बना होता है, कार्बन एटम से। अरेंज्ड इन पेंटागोन, पेंटा बेटे 5 को कहते हैं। ठीक है, 5 कॉर्नर वाली कार्बन की जो रिंग होगी उसको पेंटागोन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो रिंग है, ठीक है, इसको देखो 1 2 3 4 5, क्या यहाँ पर आपको 5 कॉर्नर वाली रिंग नजर आ रही है, तो ये है पेंटागोन। अब इस रिंग को अगर आप देखो 1 2 3 4 5, ये भी पेंटागोन है। इसके अलावा इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग भी मौजूद होती है, वो यहाँ पर देखो, आप अगर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सागोनल 5 कॉर्नर वाली कार्बन की रिंग और 6 कॉर्नर वाली कार्बन की रिंग से मिलकर एक पिंजरे की तरह का केज लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि बकमिंस्टर फुलरेंस होता है। ठीक है, फुलरीन आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी स्टेबल होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर पर भी। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, क्योंकि ये कोवलेंट होता है इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इजीली हल हो सकता है। ठीक है, द फुलरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक इन दैट द मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी ना तो कोई बाउंड्रीज ना ही कोई हदूद होती है। एंड हैज़ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो है वो केज की तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब फुलरीन जो होता है हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि थोड़ी सी हीट देने पर ये जो है वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने का मतलब है कि इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ सॉफ्ट
एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत सॉफ्ट होता है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ना तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है। ठीक है। अब एलिमेंट लाइक सल्फर, जो सल्फर एलिमेंट है वो भी, उसके भी दो एलोट्रोपिक फॉर्म है। एक का मतलब है रोम्बिक और एक का मतलब होता है मोनोक्लिनिक। ठीक है। द फॉर्मर इज मोर स्टेबल। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाली ज्यादा स्टेबल है, देन द लेटर रोम्बिक ज्यादा स्टेबल होती है और जो मोनोक्लिनिक होती है वो कम स्टेबल होती है। अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि रोम्बिक का मतलब क्या होता है। रोम्बिक सल्फर के जो है वो दो एलोट्रोप है, सल्फर के दो हैं। ठीक है। एक है हमारे पास रोम्बिक, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारे पास है मोनोक्लिनिक। ठीक है। अब जो रोम्बिक होता है ना बेटे, उसके अंदर तीनों जो एंगल होते हैं, आपको पता है ना, ये तीनों एंगल जो होते हैं एक्सिस के, ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। इसके अंदर तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। जबकि मोनोक्लिनिक के अंदर दो तो 90 होते हैं, दो जो एंगल होते हैं वो तो 90 डिग्री के होते हैं, जबकि जो एक एंगल होता है ना वो स्लाइटली जो होता है वो टिल्ट होता है। ये आपके लिए मतलब कि मेजर जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रही हूँ। अब अगर आप इसकी डायग्राम करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो रोम्बिक होता है ना बेटे, उसकी शेप कैसी होती है, आपने ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। जो रोम्बिक होता है ना बेटे हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद बेटे आपने यहाँ पर इसको ऐसे करना है। तो जो इस तरीके की जो शेप होती है ना, ये हमारे पास होती है रोम्बिक की। ठीक है। जब 96 डिग्री जो है उससे कम का टेम्परेचर होता है तो ये जो होती है वो रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और जब 96 से ज़्यादा हो जाता है ना टेम्परेचर, तो होता तो ये सल्फर ही है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 16 है, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर 16 नंबर पे मौजूद होता है। तो जब इसका 96 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना बेटे, तो ये जो होता है ये मोनोक्लिनिक के अंदर चेंज हो जाता है। किसके अंदर चेंज हो जाता है? ये मोनोक्लिनिक के अंदर चेंज होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से खुद भी बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो बेटे यहाँ पर सबके जो एंगल है वो 90-90 कंप्लीट है। तो जो रोम्बिक सल्फर है वो कुछ इस तरीके का होता है और मोनोक्लिनिक इस तरीके का होता है। तो इस तरीके से बेटे आपने जो है ये पूरा टॉपिक जो है प्रिपेयर कर लेना है, और ये आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। आई होप आपको जो है बेटे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने बेटे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर उस टॉपिक को लिखना है, और अपने क्यूरीज का या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।